आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं चंदन तस्कर वीरप्पन की, जब उसने सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण किया था। ये साल 2000 की बात है। जुलाई का महीना था। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करके कर्नाटका लौट रहे थे। अचानक उन्होंने प्लान बदला और रात गुजारने के लिए तमिलनाडु के गजनूर स्थित अपने फार्म हाउस में चले गए। ये फार्म हाउस कर्नाटका बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। राजकुमार अपना खाना खत्म करने के बाद टीवी देखने बैठे ही थे कि तभी 15 हथियारबंद लोग घर में घुस आए। इनकी अगुवाई एक बड़ी मूंछों वाला पतला दुबला कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन कर रहा था। अगले 8 मिनटों में वीरप्पन ने राजकुमार को अगवा कर लिया। जाते हुए वीरप्पन ने राजकुमार की पत्नी पर्वतम्मा को एक वीडियो कैसेट देते हुए कहा, इसे कर्नाटका के सीएम तक पहुंचा देना। आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। ये कर्नाटका से शुरू होकर तमिलनाडु होते हुए करीब 300 किलोमीटर तक का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच विवाद होते ही रहे हैं। 90 के दशक की बात है। केंद्र सरकार ने कावेरी नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की। 25 जून 1991 के दिन ये ट्रिब्यूनल कर्नाटका सरकार से 1 साल के अंदर तमिलनाडु को 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी रिलीज करने को कहता है। कर्नाटका की एस बंगारप्पा सरकार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विधानसभा में एक अध्यादेश लेकर आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताकर वतल नागराज की अगुवाई में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 दिसंबर को कर्नाटका बंद का आह्वान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वीरप्पन और राजकुमार की कहानी सुनाते सुनाते मैं आपको कावेरी जल विवाद के बारे में क्यों बता रहा हूं। असल में ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जब कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 दिसंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया और साथ ही ये घोषणा की कि कावेरी कन्नडिगों की जननी है, इसलिए हम किसी और को पानी नहीं दे सकते, तो अगले ही दिन बेंगलुरु और मैसूरू में कन्नड़ भाषी समूहों ने तमिल भाषियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमिल व्यापारियों, मूवी थिएटरों और यहां तक कि तमिलनाडु लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों को भी निशाना बनाया गया। बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती में आग लगा दी गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस फायरिंग में करीब 16 लोग मारे गए। इस हिंसा ने दक्षिणी कर्नाटका के तमिल भाषी लोगों में एक भय पैदा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में हजारों तमिलों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा हो गई। सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन विवाद जस का तस बना रहा। आइए अब राजकुमार और वीरप्पन वाली कहानी पर वापस लौटते हैं। तो बात जुलाई 2000 की है। कन्नड़ फिल्मों के स्टार और फिल्मों के पहले महानायक डॉक्टर राजकुमार तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी पर्वतम्मा, दामाद एएस गोविंदराज और असिस्टेंट डायरेक्टर नागप्पा भी थे। 30 जुलाई को डॉक्टर राजकुमार दर्शन करने के बाद कर्नाटका लौट रहे थे। बीच रास्ते में ही उन्होंने कर्नाटका जाने से पहले तमिलनाडु के गजनूर स्थित अपने महल नुमा फार्म हाउस में रुकने का फैसला किया। रात के करीब 9:30 बजे भारी बारिश के बीच 9 हथियारबंद लोग एक बड़ी मूंछों वाले दुबले पतले से आदमी के साथ राजकुमार के घर में घुस गए। मूंछों वाले शख्स ने कहा, मैं वीरप्पन हूं, सर कहां पर हैं? और उस वक्त 5 हथियारबंद लोग फार्म हाउस के बाहर खड़े हुए थे। वीरप्पन तब तक पूरे भारत में काफी कुख्यात हो चुका था। उस पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था। इनमें से 94 के करीब तो पुलिसकर्मी ही थे। बताया जाता है कि वो हाथियों के माथे के बीचों बीच गोली मारता था। बगल के कमरे में टीवी देख रहे राजकुमार इन सबको देखकर एकदम शांत रहे। साथ ही अपने परिवार से भी शांत बने रहने को कहा। इसके बाद वो वीरप्पन से कहते हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्या मैं अपना पढ़ने वाला चश्मा ले लूं? इस पर वीरप्पन ने कहा, मैं आपका चश्मा लाता हूं। वीरप्पन राजकुमार की पत्नी पर्वतम्मा से कहता है कि पुलिस से संपर्क करने की कोशिश मत करिएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही वीरप्पन राजकुमार के साथ उनके दामाद एएस गोविंदराज और असिस्टेंट डायरेक्टर नागप्पा को भी लेकर जाने लगता है। घर से जाने से पहले वो पर्वतम्मा को एक वीडियो कैसेट देता है और कहता है कि इसे अपने सीएम को दे देना।
इसके बाद पर्वतम्मा अपनी कार चलाकर 6 घंटों में बेंगलुरु पहुंचती हैं और मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को रात 3 बजे वो वीडियो कैसेट देकर आती हैं। इसमें वीरप्पन कहता है, मैं राजकुमार की हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा। कैसेट में वीरप्पन ने कर्नाटक सरकार के सामने कुछ मांगे रखी, जिनमें से एक था तमिल को एक एडिशनल भाषा के रूप में अपनाया जाना, तमिल कवि तिरुवल्लूर का एक स्टैच्यू लगाना, तमिलनाडु में उगाई जाने वाली चाय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, ऐसी कुछ मांगे रखी थीं। साथ ही कर्नाटका और तमिलनाडु में कैद अपने साथियों को छोड़ने की भी मांग की थी। कर्नाटका के लोग राजकुमार को भगवान की तरह पूजते थे। ऐसे में राजकुमार के अपहरण की खबर सामने आते ही कर्नाटका में हिंसा शुरू हो गई। घटना के बाद बेंगलुरु में तनाव फैल गया और फैंस सड़कों पर उतर आए। कई गाड़ियां जला दी गईं और कुछ ने तो आत्महत्या तक करने की कोशिश की। लोग बोलने लगे कि सरकार राजकुमार को नहीं छुड़ा पा रही है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 साल पहले ही यानी 1999 में कांग्रेस के एसएम कृष्णा कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में कर्नाटका सरकार भी दबाव में आ गई। सरकार को कावेरी नदी विवाद जैसा भाषाई दंगा फिर से होने की चिंता सताने लगी। राजकुमार की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार का भी सहयोग जरूरी था। कावेरी नदी विवाद को लेकर पहले से ही दोनों राज्यों के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में एसएम कृष्णा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि से मिले। कई घंटों की बैठक के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने वीरप्पन के साथ बातचीत करने का फैसला किया। इसके बाद तमिल मैगजीन के पब्लिशर एन गोपाल को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। मध्यस्थता करने वाले गोपाल 10 दिनों की मशक्कत के बाद वीरप्पन के ठिकाने तक पहुंचे। वो बताते हैं, वीरप्पन के साथ ही हमें उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने राजकुमार सर को रखा हुआ था। इस दौरान कई मीलों तक पैदल चलना पड़ा। जब भी मुझे उस घटना की याद आती है, मैं यही सोचता हूं कि राजकुमार ने उतना लंबा पैदल सफर कैसे तय किया होगा। जब मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा तो राहत की सांस ली। इस बीच वीरप्पन ने कई वीडियो के जरिए सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाई। इन वीडियोस में वीरप्पन राजकुमार को पेरियावर कहकर संबोधित करता था। तमिल में इस शब्द का इस्तेमाल बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। मध्यस्थ बने गोपाल ने जब वीरप्पन को बताया कि कर्नाटका सरकार तुम्हारी मांगों पर विचार कर रही है, तो इससे उत्साहित वीरप्पन ने और मांगे रख दी। साथ ही जेल में बंद सहयोगियों को फिर से रिहा करने की मांग की। कर्नाटका सरकार को एक बार फिर से राजकुमार की चिंता सताने लगी। दरअसल वीरप्पन ने पहले कई बार मांगे पूरी न होने पर अपने बंधकों की हत्या कर दी थी। उस वक्त वीरप्पन के 51 साथी कर्नाटका और तमिलनाडु की जेलों में बंद थे। उन पर टाडा समेत कई कानूनों के तहत मामला दर्ज था। वीरप्पन की मांग के बाद दोनों राज्य सरकारों ने इन लोगों पर टाडा के मामलों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही जमानत याचिका का विरोध न करने का भी फैसला किया। एक तरफ सरकार के इस फैसले से जहां राजकुमार के समर्थक बहुत खुश थे, लेकिन रिटायर्ड पुलिस अफसर अब्दुल करीम इससे खुश नहीं थे। पुलिस काफिले पर घात लगाकर किए गए एक हमले में करीम के बेटे और सब इंस्पेक्टर शकील अहमद की मौत हो गई थी। यह हमला वीरप्पन नहीं किया था। इसी वजह से दोनों सरकारों के इस फैसले के खिलाफ करीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो वीरप्पन के साथियों की रिहाई को खतरनाक बताने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कर्नाटका और तमिलनाडु की सरकारों को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान पीठ ने दोनों राज्यों से सवाल किया और उनसे ये बताने के लिए कहा कि क्या उन्हें ये विश्वास है कि वीरप्पन अपने सहयोगियों के जेल से रिहा होने के बाद राजकुमार को रिहा कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब्दुल करीम ने वीरप्पन के सहयोगियों की रिहाई को चुनौती नहीं दी होती तो न्याय की विफलता होती। ये सब उन न्याय और कार्यकारी आदेशों को रद्द करने के लिए चला गया जो उनकी रिहाई की सुविधा के लिए पारित किए गए थे। फैसले और बेंच की तीखी टिप्पणी ने कर्नाटका और तमिलनाडु की सरकारों को शर्मसार कर दिया। इस दौरान वीरप्पन और सरकारी मध्यस्थ गोपाल के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिर में वीरप्पन ने अपहरण के 108 दिन बाद 15 नवंबर 2000 के दिन राजकुमार और उनके दामाद को रिहा कर दिया। वहीं नागप्पा पहले ही उनके कैद से भाग गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 2 पुलिस अफसरों और वीरप्पन के एक सहयोगी के जरिए दावा किया गया था कि राजकुमार की रिहाई के बदले कर्नाटका सरकार ने वीरप्पन को 2 किश्तों में फिरौती के रूप में करीब 15 करोड़ 22 लाख रुपए दिए थे। हालांकि कर्नाटका सरकार फिरौती देने से इनकार करती रही। अब बात करते हैं कि वीरप्पन का अंत कैसे हुआ। जून 2001 की बात है। दिन के करीब 11 बजे अचानक तमिलनाडु के सीनियर आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार के फोन की घंटी बजी।
स्क्रीन पर अम्मा लिखा था। उन्होंने तमिलनाडु की सीएम जयललिता के फोन नंबर को अम्मा के नाम से ही फीड कर रखा था। जयललिता ने विजय कुमार से कहा, हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का प्रमुख बना रहे हैं। चंदन तस्कर की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आपको कल तक आदेश मिल जाएंगे। दरअसल ये एसटीएफ तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने मिलकर बनाई थी। एसटीएफ प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस बीच उन्हें पता चला कि वीरप्पन की आंख में समस्या है। बताया जाता है कि एक बार वीरप्पन अपनी मूंछ में कलर लगा रहा था, इसी दौरान कलर उसकी आंखों में जा गिरा। वीरप्पन को फंसाने के लिए इलाज का जाल बिछाया गया ताकि वो अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आने पर मजबूर हो सके। वीरप्पन के लिए खास एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया जिस पर लिखा था SKS हॉस्पिटल सेलम। 18 अक्टूबर 2004 के दिन पहले से तय स्थान पर ड्राइवर सरवन ने तेजी से ब्रेक लगाया। इससे एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर गिर गए। ड्राइवर सरवन एम्बुलेंस से नीचे उतरकर एसटीएफ टीम के पास पहुंचा और वो तुरंत ही चिल्लाया, वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है। तभी एसटीएफ के लोग अनाउंस करते हैं कि हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुरंत वीरप्पन की ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार ने AK-47 का पूरा बर्स्ट एम्बुलेंस में ही झोंक दिया। कुछ सेकंड बाद एम्बुलेंस की ओर से फायरिंग बंद हो गई। एसटीएफ ने इस दौरान करीब 338 राउंड गोलियां चलाईं। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। एनकाउंटर सुबह 10:50 पर शुरू हुआ और करीब 20 मिनटों के अंदर वीरप्पन और उसके 3 साथियों को एसटीएफ ने मार गिराया। हालांकि इस दौरान वीरप्पन को सिर्फ 3 गोलियां लगी थीं। इसके साथ ही 20 साल से चंदन तस्कर वीरप्पन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का अंत हो गया। इससे कर्नाटका और तमिलनाडु के लोगों ने भी सुकून की सांस ली। उम्मीद है वीरप्पन और राजकुमार के बारे में हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।